दोस्तों, राजनीति की बिसात पर पिछले एक दशक से अजेय माने जाने वाले मोदी शाह के रथ को दक्षिण भारत में एक जबरदस्त ब्रेक लगा है। चेन्नई में लाखों की भीड़ के बीच थलपति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने पहले भाषण में दिल्ली के खिलाफ एक खुली और कूटनीतिक धमकी दे डाली है, जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। आखिर कैसे विजय ने मोदी शाह के चक्रव्यूह को तोड़ने का यह मास्टर प्लान बनाया है? आइए इस भयंकर राजनीतिक चेकमेट को आज गहराई से डिकोड करते हैं। इस महाविवाद की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें विजय के उस मानसिक और रणनीतिक बदलाव को समझना होगा, जिसने उन्हें एक शांत और रिजर्व रहने वाले अभिनेता से एक आक्रामक और विद्रोही राजनेता में तब्दील कर दिया। तमिलनाडु की जमीन हमेशा से ही दिल्ली के राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी रही है। यह वह राज्य है जिसने हमेशा आत्मसम्मान और द्रविड़ियन स्वाभिमान को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जब राज्य के पुराने कद्दावर नेताओं का साया उठ गया, तो राज्य की जनता को ऐसा लगने लगा था कि उनकी आवाज अब दिल्ली दरबार में कमजोर पड़ रही है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही कहीं न कहीं अपनी धार खो चुके थे। यहीं से थलपति विजय के मास्टर प्लान की शुरुआत हुई। अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम को उन्होंने महज एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक सेना के रूप में खड़ा किया। उन्होंने वातानुकूलित कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय सीधा जमीन पर उतरकर उन युवाओं और महिलाओं के दिलों में जगह बनाई जो व्यवस्था से निराश हो चुके थे। जब चुनाव के नतीजे आए और विजय को पूर्ण बहुमत मिला, तो दिल्ली के रणनीतिकारों को लगा कि यह एक और क्षेत्रीय क्षत्रप है, जिसे बाद में सत्ता और पैसे के दम पर मैनेज कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार को लगा कि विजय भी अन्य नेताओं की तरह मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना रवैया नरम कर लेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। राजनीति के इस खेल में जब कोई नया खिलाड़ी पुरानी और स्थापित सत्ताओं को चुनौती देता है, तो उसके शब्द तोपों के गोलों से भी ज्यादा घातक साबित होते हैं। चेन्नई के उस विशाल मैदान में मुख्यमंत्री विजय ने जो संबोधन दिया, वह दरअसल दिल्ली के खिलाफ छेड़े गए एक वैचारिक युद्ध का शंखनाद था। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने अपने भाषण में बहुत ही सधे हुए लेकिन बेहद आक्रामक शब्दों का चयन किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु का रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली में नहीं, बल्कि चेन्नई की जनता के हाथों में रहेगा। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि केंद्र सरकार की नीतियां अगर राज्य के हितों से टकराएंगी, तो उन्हें राज्य की सीमा पर ही कुचल दिया जाएगा। विजय ने कहा कि वे उन नीतियों के आगे रत्ती भर भी नहीं झुकेंगे जो उनके राज्य के लोगों पर जबरदस्ती थोपी जा रही हैं। उन्होंने किसी का सीधा नाम लिए बिना, लेकिन बिल्कुल सटीक निशाना साधते हुए मोदी शाह के काम करने के उस तरीके को निशाने पर लिया जहां राज्यों को दरकिनार करके सारे फैसले केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक जानकारों ने एक रेड लाइन क्रॉस करने के रूप में देखा। यह एक ऐसा क्षण था जब एक क्षेत्रीय नेता ने देश की सबसे ताकतवर जोड़ी की आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया कि आपका खौफ यहां काम नहीं करेगा। यह रुख इतना सख्त था कि इसने रातों रात विजय को देश भर में मोदी सरकार के सबसे बड़े और सबसे विद्रोही चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किस बुनियाद पर विजय ने इतनी बड़ी राजनीतिक सत्ता को सीधी चुनौती देने का यह दुस्साहस किया है? राजनीति में कोई भी कदम बिना किसी ठोस जमीन के नहीं उठाया जाता। विजय के इस आक्रामक तेवर के पीछे 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद चालाकी से इस्तेमाल किया है। पहला ब्रह्मास्त्र है आर्थिक असमानता और खजाने का खेल। तमिलनाडु देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन है। विजय ने इसी बात को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए केंद्र से सवाल किया कि राज्य की जनता जो खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में दिल्ली भेजती है, वह पैसा लौटकर तमिलनाडु के विकास में क्यों नहीं लगता? उन्होंने इसे आर्थिक लूट का नाम देते हुए स्पष्ट कर दिया कि वे अब राज्य के राजस्व को केंद्र की मनमर्जियों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जो राज्य के हर व्यापारी, युवा और आम नागरिक के दिल को सीधे छूता है। दूसरा ब्रह्मास्त्र है नीट और भविष्य का संकट। तमिलनाडु में मेडिकल प्रवेश परीक्षा हमेशा से एक ऐसा दर्द रहा है जिसने कई होनहार छात्रों की जान ली है। विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही नीट के खिलाफ एक निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि वे शिक्षा व्यवस्था को अपनी जागीर न समझें। यह कदम उठाकर विजय ने राज्य के हर माता पिता को अपना मुरीद बना लिया है। तीसरा ब्रह्मास्त्र है भाषा और संस्कृति की अभेद्य दीवार। जब जब उत्तर भारत से हिंदी भाषा को थोपने की कोशिशों की आहट होती है, तमिलनाडु में एक राजनीतिक ज्वालामुखी फट पड़ता है। विजय ने अपने भाषण में तमिल भाषा और संस्कृति के संरक्षण को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए केंद्र को यह संदेश दे दिया है
कि इस सांस्कृतिक किले में सेंध लगाने की कोई भी कोशिश बहुत भारी पड़ेगी। जब दुश्मन कमजोर हो तो युद्ध आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन की लोकप्रियता आसमान छू रही हो और उसके इरादे फौलादी हों तो बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छूट जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विरोधियों को अपनी आक्रामक रणनीति से डरा कर रखती थी, उसे आज पहली बार रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें राजनीतिक संकट मोचक माना जाता है, वे इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां राष्ट्रवाद से ज्यादा क्षेत्रीय स्वाभिमान हावी रहता है, वहां विजय के खिलाफ कोई भी कड़ा प्रशासनिक या कानूनी कदम उठाना आग में घी डालने जैसा होगा। अगर केंद्र सरकार विजय की सरकार को अस्थिर करने की कोई भी कोशिश करती है तो विजय इसे लोकतंत्र की हत्या और तमिल गौरव का अपमान बताकर पूरे राज्य में जनसैलाब खड़ा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर दिल्ली दरबार इस सीधी चुनौती पर खामोश रहता है तो पूरे देश में विपक्ष को यह संदेश जाएगा कि मोदी शाह के किले को चुनौती दी जा सकती है। यह दिल्ली के लिए एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसका कोई सीधा समाधान किसी के पास नहीं है। दिल्ली के वॉर रूम में इस समय बेचैनी का आलम यह है कि हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू यह है कि मुख्यमंत्री विजय महज तमिलनाडु तक सीमित रहने की योजना नहीं बना रहे हैं। उनके इस आक्रामक रुख ने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों जैसे केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में भी एक नई राजनीतिक चिंगारी को हवा दे दी है। राजनीति के गलियारों में अब यह सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है कि क्या विजय इस पूरे घटनाक्रम को आधार बनाकर दक्षिण भारत के राज्यों का एक संयुक्त मोर्चा तैयार कर रहे हैं। अगर विजय इस सदर्न ब्लॉक को एक करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली और निर्णायक क्षेत्रीय गठबंधन बन सकता है। विजय यह साबित करना चाहते हैं कि जब दक्षिण के राज्य आर्थिक रूप से देश को चला सकते हैं तो वे अपनी राजनीतिक नीतियां तय करने के लिए दिल्ली के मोहताज क्यों रहें। उनका यह विद्रोही अंदाज उन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए एक केस स्टडी बन गया है जो अब तक केंद्र सरकार के सामने रक्षात्मक राजनीति करते आए हैं। विजय ने दिखा दिया है कि सर्वश्रेष्ठ बचाव ही एक आक्रामक हमला होता है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि विजय द्वारा खेली गई यह चाल उनके कूटनीतिक दिमाग की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे केवल पर्दे पर डायलॉग बोलने वाले अभिनेता नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे मास्टरमाइंड राजनेता हैं जो सही समय पर सही जगह चोट करना जानते हैं। केंद्र सरकार को खुली चुनौती देकर उन्होंने अपने राज्य में अपने हर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया है। अब तमिलनाडु में केवल एक ही आवाज गूंज रही है और वह आवाज है थलपति विजय की। यह संघर्ष अब महज एक राज्य और केंद्र का टकराव नहीं रह गया है। यह दो अलग अलग विचारधाराओं, काम करने के दो अलग अलग तरीकों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक बहुत बड़ी और निर्णायक जंग में तब्दील हो चुका है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के दिग्गज रणनीतिकार विजय की इस चाल का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यह शतरंज का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो महज शुरुआत है। दोस्तों, अंत में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। थलपति विजय द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को किसी भी प्रकार की खुली धमकी देने की यह खबर पूरी तरह से एक काल्पनिक और मनगढ़ंत अफवाह है। आधिकारिक रूप से ऐसी किसी भी राजनीतिक घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले कुछ महीने इस राजनीतिक नाटक के सबसे महत्वपूर्ण और सस्पेंस से भरे अध्याय साबित होने वाले हैं। पूरे देश की नजरें अब साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों और उसके बाद होने वाले 2029 के लोकसभा महासंग्राम पर टिक गई हैं। क्या दिल्ली का शक्तिशाली सत्ता प्रतिष्ठान विजय के इस अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए दक्षिण में अपना कोई नया मोहरा उतारेगा, या फिर थलपति विजय खुद एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभर कर पूरे देश के विपक्ष को एक नई और आक्रामक दिशा देंगे? राजनीति के इस भयंकर अखाड़े में अब केवल हार और जीत मायने नहीं रखती, बल्कि सबसे ज्यादा अहम यह हो गया है कि कौन किसके कूटनीतिक धैर्य को पहले तोड़ता है। अगर विजय का यह मास्टरमाइंड दांव सफल हो गया तो वे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर बन जाएंगे। तो दोस्तों, यह था तमिलनाडु के राजनीतिक महासंग्राम, मुख्यमंत्री विजय की मास्टर स्ट्रोक रणनीति और दिल्ली दरबार में मचे उस मानसिक युद्ध का एक बेहद विस्तृत, निष्पक्ष, तथ्यपरक और राजनीति की गहरी परतों को खोलने वाला यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना एक कीमती लाइक जरूर दें। अपने मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही पूरे विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। थलपति विजय के इस आक्रामक रुख और उनकी इस नई राजनीतिक चाल पर आपकी क्या बेबाक राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार विस्तार से लिखकर अवश्य बताएं। हमेशा जागरूक रहें, सही और गलत के बीच का फर्क समझें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।